नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क से गद्दारी की ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A को चैलेंज करने वाली ताज़ा अर्जी पर समाअत के दौरान जुमेरात के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से अहम सवाल किया। अदालत उज़्मा ने पूछा कि आज मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के बाद भी गद्दारी से मुताल्लिक़ कानून की क्या ज़रूरत है। चीफ जस्टिस NC रमना ने कहा कि मुल्क से गद्दारी के कानून का इस्तेमाल बरतानवी राज में आज़ादी की तहरीक को दबाने और इख्तलाफात की आवाज़ को खामोश कराने के लिए होता था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी इसी दफ़ा का इतलाक़ किया गया था। क्या हुकूमत आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बरकरार रखना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत सज़ा भी बहुत कम होती है और इन मामलात में अफसरान का एहतसाब भी नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस ने मिसाल पेश करते हुए कहा कि सेक्शन 66A को ही देखें। इसे मनसूख किए जाने के बाद भी हज़ारों मुकदमे उसी दफ़ा के तहत दर्ज कर लिए गए। हमारी तशवीश कानून के गलत इस्तेमाल की है। चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि हुकूमत पुराने क़वानीन को कानून की किताबों से निकाल रही है, तो इस कानून को ख़त्म करने पर गौर क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गद्दारी के इस कानून की मौजूनियत का जायज़ा लेगा। मामले में मरकज़ी हुकूमत को नोटिस दिया गया और दीगर अर्जियों के साथ ही इस अर्जी पर समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गद्दारी का कानून इदारों के कामकाज के लिए एक संगीन खतरा है। ख्याल रहे कि गद्दारी के कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए साबिक़ फौजी अफसर ने अर्जी दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत के लिए तैयार है। अर्जी में यह दावा किया गया है कि कानून इजहार राय की आज़ादी पर खौफनाक असर डालता है और बुनियादी हुकूक पर गैर ज़रूरी खदेगुन लगाता है। मुल्क की आवाम पर गुज़िश्ता 2.5 महीनों से तेल की कीमतों की मार का सिलसिला लगातार जारी है और 2 रोज़ मुस्तहकम रहने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर इजाफा कर दिया गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेज़ी का असर जुमेरात को घरेलू सतह पर नजर आया, मगर इस सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से बारहा एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने का जो मुतालबा किया जा रहा है, उस पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है और लगातार खजाना भरने में मसरूफ़ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुमेरात के रोज़ पेट्रोल में 35 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके साथ ये नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, जबकि डीजल में 15 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। दिल्ली में जुमेरात के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 54 पैसे और मुंबई में 107 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर पहुँच गई। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 37 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 105 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमतों में 18 पैसे का इजाफा हुआ। उसके बाद उसकी कीमत 97 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर हो गई। कई अंदेशों और दावों के बीच हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर करीब दिखाई दे रही है। एक बैरूनी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया है कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेंट होने से मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जल्द सच में बदल सकता है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में थर्ड वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसिस ने चारशंबे के रोज़ मुल्कों को इंतबाह दिया था कि वो कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज़ में आ चुके हैं। UN न्यूज़ के मुताबिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कोरोना के मामलों और अमवात में हाल में हुई बढ़ोतरी पर अलार्म बजाया है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने से इनमें गिरावट आई थी। यूनाइटेड नेशंस की मीडिया विंग का कहना है कि दुनिया भर में लगातार चौथे हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। 10 हफ्ते की गिरावट के बाद अमवात भी दोबारा बढ़ने लगी हैं। WHO चीफ ने कहा कि वायरस लगातार खुद में बदलाव कर रहा है, इसके साथ ही ये ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट अब 111 से ज़्यादा मुल्कों में पहुंच चुका है। ये जल्द ही पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। वायरस का अल्फ़ा वेरिएंट 178 मुल्कों में, बीटा 123 मुल्कों में और गामा 75 मुल्कों में मिल चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नए केसेस ब्राज़ील में मिले हैं। बीते 24 घंटों में इनकी तादाद 57,000 से ज़्यादा रही। पिछले हफ्ते यहाँ 3,49,000 केसेस मिले थे। हालांकि यहाँ नए मामलों में 14% की गिरावट आई है। दुनिया भर में बीते 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 5,54,000 नए मामले आए, 3,70,000 लोग रिकवर हुए और 8,715 लोगों की मौत हुई। चारशंबे के आंकड़े सामने आने के बाद दुनिया में
जुमला मुतासरीन की तादाद 18 करोड़ 91 लाख को पार कर चुकी है। इसमें से 17 करोड़ 27 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। 40 लाख 74 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन 19 जुलाई से अनलॉक होने जा रहा है। बोरिस जॉनसन की हुकूमत के सामने ये इम्तिहान की घड़ी है। यहाँ रोज़ाना औसतन 30,000 नए मरीज़ मिल रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में भर्ती हो रहे नए मरीज़ों की तादाद और अमवात कम है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में फिर उछाल देखने को मिला है। 24 घंटों में 41,755 नए मरीजों की पहचान हुई और 39,289 ठीक हुए। 578 मुतासरीन ने जान गंवाई। 7 दिन बाद नए मरीजों की तादाद ठीक होने वालों से ज़्यादा रही। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 मरीजों की पहचान हुई थी और 44,529 ठीक हुए थे। इसके साथ ही एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 4 मई को 1,875 एक्टिव केसेस बढ़े हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा 15,637 नए मरीज केरल में मिले हैं। यहाँ ये आंकड़ा 35 दिन में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले यहाँ 9 जून को 16,204 केसेस आए थे। यहाँ इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 2,535 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरकजी हुकूमत ने इस साल दिसंबर तक वैक्सीन की 225 करोड़ डोजेस मिलने का दावा किया था। मरकज ने एक खाका तैयार करके बताया था कि किस महीने किस वैक्सीन की कितनी डोजेस मिलेंगी। इसके बाद 14 मई को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को भी यही बताया था कि जुलाई में वैक्सीन के जुमला 17 करोड़ 8 लाख डोजेस मिलेंगे। लेकिन अब नए वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने बताया कि जुलाई में भी 13 करोड़ 50 लाख डोज ही सप्लाई होंगे। रोज़ाना लगने वाले टीके का औसत भी 44 लाख से कम रहने का अंदेशा है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वैक्सीन का जुलाई में प्रोडक्शन 2 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ डोज हो जाएगा। कोविशील्ड के 7.5 करोड़ और स्पुतनिक वी के 2 करोड़ 8 लाख डोज मिलेंगे, यानी जुमला 17 करोड़ 8 लाख डोज जुलाई में मिलेंगे। लेकिन 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में ही सौंपे हलफनामे में हुकूमत ने बताया कि जुलाई में कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज ही मिल सकेंगे। मई के अंदाजे से 5.5 करोड़ डोज कम, कोविशील्ड की 2.5 करोड़ डोज ज़्यादा, यानी जुमला 10 करोड़ डोज मिलेंगी। वहीं स्पुतनिक वी की सप्लाई नए हलफनामे में वाजे नहीं की गई। इस बीच नए मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि जुलाई में रियासतों को 13.5 करोड़ डोजेज दी जाएंगी। इसका शेड्यूल 19 जून को ही रियासतों को दिया जा चुका है। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया कोरोना के चपेट में आ गई है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 2 खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। अब टीम इंडिया का एक सपोर्टिंग स्टाफ भी मुतासिर मिला है। थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स दयानंद गारानी की जुमेरात को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दयानंद के राब्ते में आए विकेटकीपर बल्लेबाज विद्यामन साहा और 3 कोचिंग असिस्टेंट्स को आइसोलेट कर दिया गया है। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों और स्टाफ को आज ही डरहम में क्वारंटाइन होना है, लेकिन पंत, साहा और 4 स्टाफ मेंबर्स में से किसी को भी वहां नहीं भेजा जाएगा। साहा आईपीएल 2021 के दौरान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पंत के अलावा दूसरे खिलाड़ी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 10 जुलाई को नेगेटिव आ चुकी है, जबकि पंत अब भी आइसोलेशन में है। उनका 18 जुलाई को दूसरा टेस्ट किया जाएगा। हालांकि पंत में कोई अलामत नहीं है। टीम इंडिया को 20 जुलाई से प्रैक्टिस मैच भी खेलना है। बीसीसीआई के एक ओहदेदार ने बताया कि ऋषभ पंत 10 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव आए थे। पंत 29 जून को यूरो कप के राउंड ऑफ 16 जो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में मैच हुआ था वो देखने पहुंचे थे। पंत के अलावा हनुमा विहारी और जसप्रीत बुमराह भी मैच देखने पहुंचे थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि पंत की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के इतने दिन बाद भी मैनेजमेंट ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए। पंत के पॉजिटिव आने के बाद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री 11 जुलाई को विंबलडन फाइनल मैच देखने पहुंचे। बाकी खिलाड़ी भी अपने अफराद खानदान के साथ घूमते दिखाई दिए। किसी को रोका नहीं गया और ना ही कोई हिफाजती इकदाम लिए गए। सभी खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का पहला डोज ही लगा है। सभी खिलाड़ियों को दूसरा डोज इंग्लैंड में ही लगना है। इनमें से कुछ को दूसरा डोज लग चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में सेहत का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता बरस तकरीबन 2.25
करोड़ बच्चों को ज़रूरी टीके नहीं लग सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 जुलाई यानी जुमेरात के रोज़ एक मुकम्मल तूफ़ान के बारे में मुतनब्बा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया भर के लाखों बच्चे बुनियादी वैक्सीन या ज़रूरी टीके की सहूलत से भी महरूम होकर रह गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तकरीबन 23 मिलियन बच्चे खनाक, टेटनस और काली खांसी जैसे इन्फेक्शन के मामूल के टीकों से महरूम हो गए। इसके मुताबिक चूँकि कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया भर में सेहत का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, इसीलिए बच्चों को हर बरस जो ज़रूरी टीके लगने होते हैं वो भी नहीं लग सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने इस सिलसिले में जो आदाद-ओ-शुमार शाये किए हैं उसके मुताबिक 2019 में तादाद सिर्फ 37 लाख थी, जो गुज़िश्ता बरस बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई। यूनिसेफ ने इसके ताल्लुक से अपनी एक ट्वीट में कहा है कि गुज़िश्ता बरस के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख बच्चों को एक भी ज़रूरी टीका नहीं लग सका, जो इस बात का मज़हर है कि वैक्सीन तक रसाई में कितनी अदम मसावत पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मेक्सिको और माली का नाम है। इसमें हिंदुस्तान नंबर 1 पर है, जबकि पाकिस्तान दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इन ममालिक में बच्चों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। फ़ौरी इक़दाम की ज़रूरत अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बुनियादी वैक्सीन तक रसाई के हवाले से मुमकिना तौर पर रवां बरस मज़ीद ख़राब साबित हो सकता है। WHO में महकमे वैक्सीन की सरबराह केट ओब्रायन का कहना है कि अब ऐसे बच्चों में मज़ीद इजाफा होगा जिनमें वैक्सीन ना लगने से इम्यूनिटी की कमी होगी और इससे मुतअद्दी इमराज की मज़ीद फैलने का ख़तरा लाहिक है। असम में किडनी के गैर कानूनी कारोबार का अब तक के सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। गुवाहाटी से 85 किलोमीटर मशरिक में मोरी गांव ज़िले का धर्मातोल गांव गुर्दों के गैर कानूनी कारोबार की वजह से सुर्खियों में है। गांव के विलेज डिफेंस पार्टी ने गुर्दे बेचने वाले गिरोह का इंकशाफ उस वक्त किया जब उन्होंने एक खातून और उसके बेटे को गांव के गरीब से कुछ कागजात पर दस्तखत लेते हुए देखा। वो गरीब पैसे के बदले अपनी किडनी बेचने जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती गांव में धर्मातल गए थे, जहां उन्होंने देखा कि गांव वाले इतने गरीब और साहूकारों के कर्जे में डूबे हुए हैं कि उन्हें रकम वापस करने के लिए अपने गुर्दे बेचने पड़ रहे हैं और उन्हें ये फैसला सही लगा। गांव में कम से कम 12 अफराद ने पुलिस को तहरीरी तौर पर बताया है कि वो पैसे के लिए गुर्दे बेच रहे थे। ताहम गुर्दे बेचने वालों को वो रकम कभी नहीं मिली जिसका उनसे वादा किया गया था। इस धंधे में कलकत्ता का एक अस्पताल भी शामिल है। इस अस्पताल में गुर्दे का रैकेट चलाने वाले गुर्दे की पेवंदकारी करवाता था। यह अस्पताल पहले ही से पुलिस के राडार पर था। धर्मतौल गांव के रहने वाले 37 साला सुमन दास पेशे से मैकेनिक है। लॉकडाउन की वजह से इसके पास पिछले 1 साल से कोई काम नहीं था। इसकी माली हालत काबिल रहम हो चुकी थी। इसके अलावा उनके बेटे के दिल में सुराख है जिसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। ऐसी सूरत हाल में सुमन दास ने किडनी गिरोह को 5 लाख में अपनी किडनी बेचने का फैसला किया। सुमंत का कहना है कि बेबसी की वजह से उन्होंने अपनी एक किडनी बेच दी, लेकिन उन्हें 5 लाख के बजाय सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद जुमेरात को अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी पहुंचे। कहने को तो वज़ीर आज़म का वाराणसी दौरा सरकारी है, लेकिन देखा जाए तो मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही उत्तर प्रदेश में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। यूपी में अगले साल इंतखाबात होने हैं, ऐसे में बीजेपी डेवलपमेंट स्कीम्स का शिलान्यास यानी फाउंडेशन स्टोन और दूसरे प्रोग्राम्स करके जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी है। मोदी ने काशी में योगी सरकार की जमकर तारीफ की तो ऑपोजिशन और पहले की हुकूमतों पर निशाना भी साधा। ख्याल डॉक्टरों से बातचीत करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए और लगातार पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था, तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं,
काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज मुल्क के अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से मोदी हुकूमत का बगैर नाम लिए निशाना बनाया और कहा कि मुल्क के अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं इस मुश्किल दौर को लाने के लिए कौन जिम्मेदार है। राहुल गांधी की जानिब से वैक्सीन की किल्लत, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और सरहदों की हिफाजत जैसे मसाइल पर आवाज़ उठाते हुए बिलवास्ता तौर पर मोदी हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ वैक्सीन की किल्लत, LAC, प्राइस हाइक, PSU और किसान जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया। खबरअज़ीम चारशंबे के रोज़ कोरोना वैक्सीन की किल्लत के हवाले से राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज किया था। उन्होंने ट्वीट में कहा कि जुमले हैं, वैक्सीन नहीं है। साथ ही हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने सवाल किया कि वैक्सीन कहाँ है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था जिसमें बताया गया कि दिल्ली समेत कई रियासतों में वैक्सीन की किल्लत के सबब मुतअद्दिद टीकाकारी के मराकज़ को बंद करना पड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का सदर बनाया जा रहा है और इसके अलावा काबीना में भी रद्दोबदल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ताकि होने वाले इंतखाबात में पार्टी मुत्तहद होकर इलेक्शन लड़ सके। कांग्रेस जराये से मालूम हुआ कि पंजाब के शाख में पिछले कई हफ्तों से मुख्तलिफ पार्टी की वजह से खलफशार पैदा हुआ। इसको ख़त्म करने के लिए फार्मूला मंजूर किया है। मौजूदा सदर सुनील जाखर को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। वज़ीर आला अपने दो काबिनी रुफ़ा चरणजीत और गुरप्रीत कांगर को बर्खास्त करेंगे, जबकि असेंबली के स्पीकर राणा केतीसल के अलावा कुछ और लोगों को काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कई असेंबली मेंबरान को पार्लियामेंट में लिया जाएगा। कांग्रेस आला कमान कई महीनों से पार्टी में इंतशार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और उन्हें यह फिक्र लाहक हो गई है कि अगर ज़्यादा देर तक पार्टी में इंतशार रहा तो इसका असर आने वाले इंतखाबात में भी पड़ेगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि आला कमान जो भी फैसला करे वो इसको मंजूर करेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कई तरह के संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो हमारे साथ नौकरों जैसा रवैया इख्तियार करती है और एम्स के ताल्लुक से बदनवानी का जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया वो पूरी तरह गलत है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने एक दिन कबल भोपाल एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सरमन पर बदनवानी का इल्ज़ाम आयद किया था और कहा था कि उनकी निगरानी में एम्स की हालत इंतहाई ख़राब है। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा था कि वो दिल्ली जाकर डायरेक्टर को हटाने का मुतालबा करेंगी। इसी इल्ज़ाम के जवाब में डॉक्टर सरमन ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा चाहती हैं कि मैं उनकी जी हुजूरी करूं, वो नौकरों की तरह सलूक करती हैं। डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा कि वो साध्वी प्रज्ञा चाहती हैं कि रात के 1 बजे भी उनके फ़ोन कॉल का मैं जवाब दूं। अस्पताल इंतज़ामिया पर आयद किए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उनका कहना है कि रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा को दूसरे मरीजों की फ़िक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने लोगों की फ़िक्र है। वो चाहती हैं कि उनके हामियों को फ़ौरन एम्स में दाखिल कर लिया जाए, भले ही उसके सबब दूसरे मरीजों पर असर पड़े। बदनवानी के इल्ज़ामात को सिरे से खारिज करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात से हुई है कि क्योंकि मैंने अस्पताल से बदनवानी को ख़त्म किया है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने
एक्टर अमिताभ बच्चन के जुहू में वाक़ बंगले प्रतीक्षा के बाहर एक पोस्टर लगाया। इस पर एक्टर से बड़ा दिल दिखाने की अपील की गई। पोस्टर में कहा गया है कि मुंबई के ज्ञानेश्वर मार्ग का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके लिए अमिताभ बच्चन बड़ा दिल दिखाएं और इंतजामिया की मदद करें। दरअसल प्रतीक्षा की दीवार इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी अड़चन बन रही है। चारशंबे की रात को लगाए गए इन पोस्टर्स को लेकर अभी तक बच्चन खानदान की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बीएमसी 2017 से ज्ञानेश्वर मार्ग की चौड़ाई 45 फीट से बढ़ाकर 60 फीट करना चाह रही है। इसके दायरे में अमिताभ और इंडस्ट्रियलिस्ट केवी सत्यमूर्ति के बंगले का कुछ हिस्सा आ रहा है। सत्यमूर्ति को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसीलिए उन्होंने बीएमसी का नोटिस मिलने के बाद कोर्ट का रुख किया। बीएमसी ने प्रतीक्षा के आगे की दीवार तोड़ने का नोटिस 2017 में ही अमिताभ बच्चन को दिया था। इस नोटिस के खिलाफ बच्चन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था और उन्हें स्टे मिल गया था। इसके बाद से अब तक सड़क के एक्सपेंशन का काम रुका हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले बीएमसी ने काम को फिर से शुरू करने को लेकर अदालत में गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब राज ठाकरे की पार्टी यह चाह रही है कि अमिताभ फिर से इसे रोकने की कोशिश ना करें और बड़ा दिल दिखाते हुए सड़क की तौसी होने दें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक अहम संग-मील में गगनयान मिशन के तहत इंसानों को खला में भेजने के लिए छोड़ी जाने वाली खलाई गाड़ी स्पेस व्हीकल के 3 मराहिल का पहला हाथमी तजुर्बा मुकम्मल किया। खलाई एजेंसी ने विकास इंजन का तजुर्बा किया, जो दूसरे मरहले में 240 सेकंड तक इस्तेमाल होता है। इंजन के मायने की तनसीब तमिलनाडु के महिंद्रागिरी में हुई। खलाई एजेंसी ने कहा कि इसके मकासद हासिल कर लिए गए हैं और तजुर्बा कामयाब रहा। इंजन के तजुर्बे के जितने भी पैमाने थे, उन पैमानों ने इस सिलसिले में कायम किए गए अंदाज़ों से मेल खाया। खलाई एजेंसी के GSLV-M के तेजस ने चंद्रयान मिशन को कामयाबी के साथ खला में छोड़ा। इसके 3 मरहले हैं। 2 विकास इंजन में इस्तेमाल होने वाली खलाई गाड़ी के लिक्विड स्टेज का आज इसरो ने तजुर्बा किया। एक माहिर ने बताया कि एक अहम संग-मील है, जिससे इशारा मिलता है कि मखसूस इंजन छोड़े जाने के लिए तैयार है। खलाई गाड़ी का पहला मरहला कामयाब रहा है और इसरो को इस मिशन के लिए खलाई गाड़ी के तैयार होने से पहले क्रायोजेनिक मरहले की कारकर्दगी का मायना करना होगा। इंजन के क्रायोजेनिक मरहले में हीलियम के अखराज के सबब साल 2019 में चंद्रयान 2 में ताख़ीर हुई थी। गगनयान मिशन का मकसद मदार में इंसानों को भेजने की इसरो की सलाहियत का मुजाहरा करना है। 4 खलाबाज पहले ही गगनयान प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रूस में तरबियत पा चुके हैं। जम्मू के हाई सिक्योरिटी जोन में वाक़ एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक एक बार फिर ड्रोन को फिजा में गर्दिश करते हुए देखा गया। हाल ही में मुबैना ड्रोन हमले का निशाना बनने वाले एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक फिर से ड्रोन की नकलो हरकत के पेश नज़र इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुताल्लिकीन ने पुलिस को इतला दी कि सतवारी और मीरान साहब के दरमियान वाले इलाके, जहां से एयरफोर्स स्टेशन कुछ ही दूरी पर वाक़ है, उसमें एक बार फिर ड्रोन को फिजा में गर्दिश करते हुए देखा गया। ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना तौर पर ड्रोन को मार गिराने के लिए गोलियां चलाईं, लेकिन ड्रोन को गोली नहीं लगी और वो वापस चला गया। खबलजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब को ज़िले जम्मू के अरानिया सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर फिजा में गर्दिश कर रहे एक मुश्तबा ड्रोन पर गोलियां बरसाईं। वाज़ेह है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर गुज़िश्ता हफ्ते एक मुश्तबा ड्रोन के जरिए 2 बम गिराए गए थे, जिसके नतीजे में 2 IF अहलकार ज़ख्मी और एक इमारत को जुज़वी नुकसान पहुँचा था। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस हमले की तहकीकात की जिम्मेदारी NIA को सौंपी है, जो इसकी तहकीकात में लगी हुई है। गुज़िश्ता साल जुलाई से दिसंबर के दरमियान सरकारी तौर पर अकाउंट की तफसीलात तलब करने के लिए ट्विटर को सबसे ज़्यादा दरखास्तें हिंदुस्तान से मौसूल हुई और दुनिया भर में पेश की गई इस तरह की दरखास्तों का 25% का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्विटर ने चारशंबे के रोज़ ये इत्तला फराहम की। ट्विटर ने अपनी शफाफियत रिपोर्ट पर मबनी ब्लॉग में कहा कि हिंदुस्तान कानून के तहत साइट से मवाद हटाने का मुतालबा करने के एतबार से जापान के बाद दूसरे मकाम पर है। ख्याल रहे कि कंपनी इस तरह की दरखास्तों की इत्तला फराहम करने के लिए साल में 2 मरतबा रिपोर्ट जारी करती है। ट्विटर ने अपने ब्लॉग में कहा कि दुनिया भर की हुकूमतें इस तरह की दरखास्तों में से 30% के जवाब में जुज़वी या मुकम्मल इत्तला फराहम की गई है। कंपनी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इत्तला फराहम करने का मुतालबा करने वाली एप्लीकेशंस में से एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है और दुनिया भर में पेश की जाने वाली सभी दरखास्तों का 25% हिस्सा हिंदुस्तान से होता है। इसके बाद अमेरिका का मुकाम है, जिसकी हिस्सेदारी 22% है। ट्विटर ने बताया कि कानून के तहत मवाद हटाने का मुतालबा करने की दरखास्तों की तादाद के लिहाज से सरे फहरिस्त 5 ममालिक
बिलतरतीब जापान, हिंदुस्तान, रूस, तुर्की और जनूबी कोरिया हैं। काबिल जिक्र के ट्विटर हिंदुस्तान के नए आईटी कवानीन की पासदारी न करने के मामले में मरकजी हुकूमत के निशाने पर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। विजयनगर के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोवियर सोसाइटी में रहने वाली एक खातून ने अपने शोहर से हुए झगड़े के बाद 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस दौरान उसके शोहर ने काफ़ी देर तक उसकी बीवी को रेलिंग पर पकड़े रखा। 3 मिनट तक वह हवा में झूलती रही। जैसे ही उसके शोहर की पकड़ ढीली हुई, खातून देखते ही देखते ज़मीन पर आ गिरी। बताया जा रहा है कि उसे संगीन चोटें आई हैं। हालांकि शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने गद्दे बिछा दिए थे, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। पुलिस के मुताबिक सेवियर सोसाइटी के फ्लैट नंबर 903 में रहने वाली फराज हसन की बीवी सादिया से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि सादिया ने रेलिंग की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे पीछे फराज भी दौड़े। उन्होंने सादिया को रेलिंग पर पकड़ लिया। इस दौरान उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन सादिया ने छलांग लगा दी। संगीन रूप से जख्मी सादिया को नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले की जानकारी मकामी पुलिस को हुई। फिलहाल इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। सर्कल ऑफिसर का कहना है कि फ्लैट में इस वक्त कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। हिंदुस्तान के मफरूर हीरे के ताजिर मेहुल चौकसी, जो करोड़ों के बैंक घोटाले में मतलूब है, डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद एंटीगा में बारबोडा वापस आ गया। इसे डोमिनिका में गैर कानूनी दाखिले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जहां 51 दिन की नज़रबंदी के बाद उसे मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिल गई थी। काबिल जिक्र के चौकसी हिंदुस्तान से फरार होने के बाद एंटीगुआ और बारबोडा में मुकीम था। वो वहां शहरियत ले चुका है। जब इसे डोमिनिका में गैर कानूनी दाखिले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया तो उनके वकील ने दावा किया कि ये उन्हें अगवा करने की साजिश हो रही है। वो शदीद बीमार है, जिसके बाद डोमिनिका हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी और इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की इजाज़त दे दी। हिंदुस्तान में पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों के घोटाले में मेहुल चौकसी मतलूब है। हिंदुस्तान से फरार होने के बाद वो एंटीगुआ एंड बारबोडा में मुकीम था। 23 मई को वो पुरअसरार हालत में अचानक वहां से गायब हो गया और उसे पड़ोसी मुल्क डोमिनिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया था। दुनिया की 2 अजीम मसाजिद मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात और दीगर उमूर के जनरल ऐवान सदर ने इन मसाजिद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को तेज़ कर दिया। आलमी वबा कोरोना वायरस के तहत सख्त एहतियाती इक़दाम के दौरान सालाना हज के लिए मक्का मुकर्रमा में तमाम तरह के इंतजामात कर लिए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इतला दी है कि ऐवान सदर बड़ी तेज़ी से जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव, वबाई इमराज पर काबू पाने और अजीमुशान मस्जिद में आब ज़मज़म की तकसीम के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। तकनीकी और खिदमात से मुतालिक उमूर के असिस्टेंट डायरेक्टर मंसूर अल मंसूरी ने बढ़ते हुए इस्तेमाल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर तबसरा करते हुए कहा कि सदर ममलिकत इसके जामे तरक्याती मनसूबे के तहत 2024 में सऊदी विजन 2030 के साथ तसलसल बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मसाजिद की खिदमत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ख़ासकर मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि गूगल मैप के ज़रिए प्रोग्राम करदा नक्शों के मुताबिक ग्राफिक मस्जिद के अंदर रोबोट चलाने में मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मताफ़ सहन, अलमसा और उसकी तमाम सहूलियात समेत मस्जिद के तमाम हिस्सों का अहाता किया जाएगा। अल मंसूरी ने निशानदही की कि ऐवान सदर आलमी सतह पर और बेहतरीन खिदमात की फराहमी के लिए जिद्दत और टेक्नोलॉजी के साथ मुस्तैदी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तमाम शोबे हयात में ख़वातीन को मसावी मौके फराहम करने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए पहली बार सऊदी अरब में किसी खातून वकील अबरार शाकिर को FLIG यानी फुटबॉल क्लब की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की मशरकी सूबे हिफ्रुल बातिन में कायम इस फुटबॉल क्लब की मर्द और ख़वातीन दोनों की अलग अलग टीमें हैं। अबरार शाकिर दोनों टीमों के बोर्ड की सरबराह होंगी। उनका इंतखाब इस अमर का सबूत है कि सऊदी माशरे में ख़वातीन अब इन शोबों में भी आगे आ रही हैं और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, जहां बिलउम मर्दों की बालादस्ती या इजारादारी है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।